हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ सामयिक किसान। यह एक कविता है और इसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो आइए, इस पाठ में हम सबसे पहले आपको ये कविता पढ़ के सुनाएंगे। आप भी हमारे साथ पढ़ें और उसके बाद हम आपको पाठ का सारांश बताएंगे और अंत में पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो चलिए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं पाठ पर और पढ़ते हैं कविता सामयिक किसान। तो बच्चों, आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर हमारे पाठ का नाम क्या है, सामयिक किसान। और ये कविता है, आप भी हमारे साथ पढ़ें। चलिए शुरू करते हैं। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर पहाड़ कैसे जो है ये बैठा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहाड़ का दृश्य दिखा रखा है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूरब में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज़ दी। सुनते हो, आप देख रहे हो ना यहाँ पर, सुनते हो चिलम औंधी धुआं उठा, सूरज डूबा अंधेरा छा गया। और इस कविता के जो कवि हैं, आपको बताया था ना मैंने, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। तो इस प्रकार से आपने देखी है कविता। आप इसे एक बार फिर से देख सकते हैं और इस कविता को अच्छे से आप याद भी कर सकते हैं, क्योंकि कविता बहुत छोटी है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि कविता के बारे में क्या लिखा हुआ है। कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है। आकाश उसके सिर पर बंधे सो साफे के समान, पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी, घुटनों पर रखी चादर सी, पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती अंगीठी के समान, पूरब क्षितिज पर घना होता अंधकार झुंड में बैठी भेड़ों जैसा, और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति दिख रहा है। यह पूरा दृश्य शांत है। अचानक मोर बोल उठता है, मानो किसी ने आवाज़ लगाई। सुनते हो। इसके बाद यह दृश्य घटना में बदल जाता है। चिलम उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। तो ये था इस कविता के बारे में। तो बच्चों, इसके बाद आइए जानते हैं कि आप इस कविता का सारांश कैसे लिखेंगे। आपको बताते हैं सारांश। आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, सामयिक किसान पाठ का सारांश। यहाँ पर आप देख सकते हैं सामयिक किसान पाठ का सारांश। तो आइए पढ़ते हैं इसे। आप इसे ध्यानपूर्वक देखें और चाहे तो अपनी नोटबुक में नोट भी कर लें, ताकि आपको कविता में जो कुछ भी कहा गया अच्छे से याद भी हो जाए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है। आकाश उसके सिर पर बंधे एक साफे के समान, पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी, घुटनों पर रखी चादर सी, प्लास के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती अंगीठी के समान, पूरब क्षितिज पर घना होता अंधकार झुंड में बैठी भेड़ों जैसा, और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति दिख रहा है। यह पूरा दृश्य शांत है। अचानक मोर बोल उठता है, मानो किसी ने आवाज़ लगाई। सुनते हो। इसके बाद यह दृश्य घटना में बदल जाता है। चिलम उलट जाती है, आग बुझ जाती है और धुआं उठने लगता है। सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। इस प्रकार से आप इसका जो है सारांश लिख सकते हैं, जो कि आपने यहाँ पर देखा। इसके बाद आइए कविता से का जो है यहाँ पर भावार्थ करके हम आपको बताते हैं कि कविता का भावार्थ आप किस प्रकार से लिख सकते हैं।
जो कि आप परीक्षा के समय यदि आपसे भावार्थ कहा जाता है लिखने को तो आप लिख सकते हैं। तो कविता का भावार्थ इस प्रकार से होगा। पहले आप देखें इन लाइनों को एक बार फिर से पढ़ के, और इन्हें आपको याद भी हो जाएंगी साथ साथ। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूरब में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। तो आप इन लाइनों का भी भावार्थ देख रहे हैं। तो आप क्या लिखेंगे कि व्याख्या करेंगे आप। सबसे पहले प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने विभिन्न रूपकों का परिचय देते हुए प्राकृतिक उपादानों का वर्णन किया है। इस प्रकार से आप लिखेंगे। कवि को पहाड़ किसी किसान की तरह लगता है जो कि आकाश का साफा बांधकर बैठा है। वह सूरज को चिलम की तरह पी रहा है। पर्वत रूपी चादर किसान के घुटनों के पास, नदी चादर सी बह रही है। पास के पलाश के जंगलों को की अंगीठी जल रही है। अंधकार पूरब दिशा में छा रहा है। वे सब इकट्ठा हो रहे हैं मानो भेड़ों का समूह हो। यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारी भेड़ें जो है एक जगह पे एकत्रित हो गई हों। तो इस प्रकार से आप व्याख्या सहित इसका भावार्थ लिख सकते हैं। इसके बाद अगली लाइन है आपके पास, अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी सुनते हो, चिलम औंधी यानी कि पलटी, धुआं उठा, सूरज डूबा और अंधेरा छा गया। तो इसकी व्याख्या आप किस प्रकार से करेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि अचानक मोर ने आवाज़ दी, मानो किसी ने किसान को आवाज़ दी कि सुनते हो। किसान के हाथ से चिलम गिर जाती है, धुआं उठा है, सूरज डूब जाता है और आकाश में अंधेरा छा जाता है। इस प्रकार से आप इस कविता का भावार्थ लिख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो बच्चों हम जो है यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं अभी, कौन सा पाठ है ये, सामयिक किसान, जो कि हमने आपको उस पाठ को पढ़ के बताया और उसका भावार्थ यहाँ पर बताया और सारांश भी समझाया। अब आगे देखते हैं पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर कि आप किस प्रकार से इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न आपके लिए कविता से, इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। इसे बनाने के लिए 5 एक रूपताओं की जोड़ी बनाई गई है, उन्हें उपमा कहते हैं। पहली एक रूपता आकाश और साफे में दिखाते हुए कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया है। इसी तरह तीसरी एक रूपता नदी और चादर में दिखाई गई है, मानो नदी चादर सी हो। अब आप दूसरी, चौथी और 5वीं एक रूपताओं को खोज कर लिखिए। तो इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे। कविता में एक रूपता बनाने वाली उपमाएं, पहला सूरज और चिलम, सूरज की और चिलम की उपमा की गई है। आप देख रहे हैं कि सूरज की चिलम खींचता, यानी कि यहाँ पर जो है अलंकार है, उपमा अलंकार है। सूरज की तुलना किससे की गई है, चिलम से। पहाड़ की तुलना किससे की गई है, किसान से। तो सूरज फर्स्ट होगा आपका, सूरज और चिलम, दूसरा होगा पहाड़ और किसान, तीसरा आकाश और साफा, और अंधकार और भेड़ों का गला। अंधेरे की तुलना किससे की गई है, भेड़ों के गले से। और पलाश के जंगल की तुलना यानी कि उपमा जो की गई है किससे की गई है, अंगीठी से। तो इस प्रकार से आप 5 जो है यहाँ पर जो एक रूपता वाले जो है जोड़े बनाएंगे, तो यहाँ पर जो है 5 जोड़े आपके इस प्रकार से होंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका कि शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए। शाम कब से शुरू हुई है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा। और तीसरा प्रश्न है इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए। तो आप देखें यहाँ पर उत्तर होगा पहले का, शाम 6 बजे से शुरू हुई। अमूमन 6 ही बजे तो शाम शुरू होती है। और दूसरे का उत्तर होगा 1 घंटे का समय लगा। और गए वाला प्रश्न का उत्तर आप क्या लिखेंगे, इस बीच आसमान लाल हो गया, धीरे धीरे आसमान का रंग पीला हो गया, फिर सूरज डूब गया और अंधेरा हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न आपके लिए तीसरा प्रश्न, मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो सुनते हो। नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी 1 या 2 शब्दों में बांधिए। तो कबूतर कैसे बोलता है, कौवा क्या बोलेगा, मैना क्या बोलेगी, तोता, चील और हंस ये सब जो है किस प्रकार से बोलेंगे।
तो यहाँ पर उत्तर देखें आप कि उत्तर आप किस प्रकार से लिखेंगे। कबूतर खत ले लो, और मैना क्या गाते हो, चील देखते हो, कौवा मेहमान आएंगे, और तोता पढ़ते हो, हंस शांत स्वच्छ रहो। इस प्रकार से आप इनके उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद कविता से आगे जो प्रश्न है यहाँ पर, तो कैसे आप उनके उत्तर लिखेंगे। पहला प्रश्न है, इस कविता को चित्रित करने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग करना होगा। तो उत्तर आप लिखेंगे, हमें पीला, सुनहरा, सफ़ेद, लाल, काला आदि रंगों की आवश्यकता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2, शाम के समय पे क्या करते हैं, पता लगाइए और लिखिए। तो यहाँ पर जो है पक्षी, खिलाड़ी, फल वाले, माँ, पेड़ पौधे, पिताजी, किसान, बच्चे, ये सब के सब क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि पक्षी क्या करते हैं। शाम के समय पक्षी क्या करते हैं, खिलाड़ी क्या करते हैं, फल वाले क्या करते हैं, माँ क्या करती है। इस प्रकार से सबके आप इनके जवाब लिखेंगे, कौन क्या क्या काम करते हैं। तो आपका उत्तर होगा, इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे, पक्षी अपने घोंसले में लौट आते हैं, और खिलाड़ी अपना खेल बंद कर देते हैं, फल वाले फल बेचते हैं, माँ बच्चों के लिए खाना बनाती है, पेड़ पौधे अपनी जगह पर खड़े रहते हैं, पिताजी दफ्तर से आते हैं, किसान क्या करता है, खेतों से लौटकर घर आते हैं, और बच्चे खेलते हैं। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न आपके लिए कि हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत ने संध्या का वर्णन इस प्रकार किया है। आप देखें यहाँ पर, संध्या का झुटपुट यानी कि झुरमुट होना चाहिए। यहाँ पर संध्या का झुरमुट, बाँसों का झुरमुट है, चहक रही चिड़िया, टी टुट टुट। ऊपर दी गई कविता और सर्वेश्वर दयाल जी की कविता में आपको क्या मुख्य अंतर लगा, लिखिए। तो ये जो आपने कविता पढ़ी यहाँ पर सुमित्रानंद पंत के द्वारा संध्या का जो वर्णन किया गया है, संध्या का झुरमुट, बाँसों का झुरमुट, तो ये सब में क्या है, इनको देखना है आपने इन लाइनों को। और इसमें जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो आपने कविता पढ़ी, शाम एक किसान कविता, इन दोनों कविताओं में क्या अंतर है आपने यहाँ पर लिखना है। तो आपका उत्तर होगा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा रचित कविता में संध्याकालीन दृश्य को किसान के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, तथा सुमित्रा नंदन पंत जी ने अपनी कविता में संध्याकालीन दृश्यों में पक्षियों के आवाज़ को प्रधानता दी है। और आगे लिखेंगे आप, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा रचित कविता कल्पना प्रधान है, परंतु सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता में वास्तविकता की झलक देखने को मिलती है। इस प्रकार से आपका उत्तर होगा। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर भाषा की बात। तो क्वेश्चन पहला होगा आपका, नीचे लिखी पंक्तियों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। पहला यहाँ पर, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, रेखांकित शब्द क्या है, चादर सी। और दूसरे में है, सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। तो यहाँ पर जो है रेखांकित यानी कि अंडरलाइन जिसमें हो रखा है, कौन सा शब्द है, गले सा। और पानी का पर्दा सा मेरे आसपास था हिल रहा, यहाँ पर जो है पर्दा सा जो है अंडरलाइन हो रखा है। और इसके बाद मंडराता रहता था एक मरियल सा कुत्ता आसपास। तो यहाँ पर मरियल सा आप देख रहे हैं ना, ये मोटे मोटे लिखे हुए हैं, अंडरलाइन कर रखी है, इन पे नीचे लाइन दे रखी है। इसके बाद दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, यहाँ पर छोटा सा के नीचे अंडरलाइन कर रखा है। और च वाला है, घास पर फुदकती नन्ही सी चिड़िया, यहाँ पर क्या है, नन्ही सी। तो आपने क्या देखा इन पंक्तियों में, आपने क्या देखा, सा और सी का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से कैसे शब्दों के साथ हो रहा है। आप देखें यहाँ पर नन्ही सी, छोटा सा, और मरियल सा, पर्दा सा, गले सा, चादर सी। तो यहाँ पर अधिकतर जो है सा और सी का प्रयोग हुआ है, और कुछ शब्दों के साथ। तो उन शब्दों को आप ध्यान से देखें, पर्दा, मरियल, गले, चादर और छोटा और नन्ही। तो यहाँ पर कहा है प्रश्न में कि इन पंक्तियों में सा सी का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से कैसे शब्दों के साथ हो रहा है। तो आपका उत्तर होगा, यहाँ सा और सी का प्रयोग उन शब्दों के साथ किया जा रहा है जिनकी उपमा दी जा रही है, यानी कि जिनकी तुलना की जा रही है दूसरे के साथ। जैसे चादर की तुलना नदी से की जा रही है, यह तुलना और समानता बताने के लिए किया गया है। इसके बाद आप देखें अगला प्रश्न, यहाँ पर प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग आप किन संदर्भों में करेंगे। प्रत्येक शब्द के लिए 2-2 संदर्भ वाक्य रचिए। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप, आंधी, दहक, सिमटा। तो आपका उत्तर होगा, आंधी में, इस समय मेरे मन में प्रश्नों की आंधी चल रही है,
कल आंधी के आने के बाद सब कुछ बिखर गया। इसी प्रकार दूसरे में है दहक, तो दहक के लिए आप क्या लिखेंगे, वाक्य बनाएंगे, चूल्हे में आग दहक रही है। और अन्य वाक्य बना सकते हैं, मेरे मन में क्रोध की अग्नि दहक रही है। और सिमटा, वह डर के मारे एक कोने में सिमटा बैठा है। या फिर आप लिख सकते हैं, मैं अपने काम धंधे के क्षेत्र को धीरे धीरे सिमटा रहा हूँ। इस प्रकार से आप यहाँ पर इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो बच्चों, इस प्रकार से आपका ये पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। आप इन्हें अपनी नोटबुक में लिखें और अच्छे से इन्हें याद भी कर लें। तो आपने देखा यहाँ पर कि हमारे पाठ का नाम क्या था, सामयिक किसान, जिसका हमने आपको सारांश बताया, पाठ पढ़ के बताया और पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर बताए। उम्मीद है कि आपको समझ आए होंगे और आगे भी इसी प्रकार अन्य पाठों के प्रश्न और उत्तर, सारांश, भावार्थ और पाठ को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। आज के लिए इतना काफ़ी है। आपका दिन शुभ हो।